नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज इस शो में हम शामिल करते हैं, बताते हैं आपको कि निवेश आप कैसे कर सकते हैं, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने बड़े सपनों को छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। योर मनी हर कदम पर आपकी मदद करता है। आप भी योर मनी में आकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। तरीका आसान है, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com और साथ ही आस्क आवाज योर मनी ये हैशटैग है हमारा। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले पंकज जी ये बताइए कि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है या मार्केट में करेक्शन होता है तो क्या उस समय सही समय होता है एसआईपी इनिशिएट करने का या एसआईपी रोकने का? क्या स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए जब मार्केट्स वॉलेटाइल हों? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, एसआईपी तो बनी इसके लिए है कि इसमें आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, हर वक्त पर एसआईपी शुरू की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि यदि आप ये सोचकर वेट करेंगे कि मार्केट में करेक्शन आएगा और तब आप एसआईपी शुरू करेंगे, लेकिन आप क्योंकि जब एसआईपी करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो ऐसे में तो कई बार ऐसे मौके आएंगे जब मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। कोई भी समय सही समय होता है। लेकिन अब जैसे आपने पूछा है कि अब अगर करेक्शन है तो डेफिनेटली ये और भी अच्छा हो सकता है कि जो पहली बार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर आपको यूनिट्स शुरुआत में ही ज्यादा मिल जाएंगी। तो यदि आपने थोड़ा पहले किया होता जब एनएवी ऊपर थी, उसके मुकाबले यदि आप तब शुरू कर रहे हैं जब एनएवी नीचे आई हुई है, तो पहली जो किस्त जा रही है उस वक्त पर आपको थोड़ा फायदा दिखाई देगा। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो आप इंतजार ना करें, लेकिन अभी नहीं किया है तो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। दीपाली, एक बात और कहूंगा, यहां पर शुरुआत से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो लोग पैनिक करने लगते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। और हर वक्त पर देखिए क्या होता है, एक नॉइज होती है मार्केट में। जब भी कोई इवेंट होता है तो उस वक्त पर हर आदमी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करने लगता है और सलाह देने लगते हैं। तो मेरा ये हमेशा रहता है कि आप ऐसी बातों में ना आए। हमने बहुत सारे करेक्शन देखे हैं, लेकिन अभी भी जो लास्ट वीक में हमने देखा कि करेक्शन आया और 3 दिन अच्छी गिरावट थी, उसके बाद में लोग घबरा गए थे, लेकिन उसके बाद देखा कि फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये होता रहेगा और पहले भी हुआ है, अभी भी होगा। करेक्शन आते रहेंगे मार्केट में। इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, अपने पेशेंस भी। और साथ ही पंकज जी, ये वॉलेटिलिटी तो इनफैक्ट काफी अच्छा मौका देती है एवरेजिंग करने का भी, और इसीलिए शायद म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जब आप क्रिएट करते हैं तो लॉन्गर रन में एक अच्छे रिटर्न्स आप एक्यूमुलेट कर पाते हैं, क्योंकि डिप्स मिले तो आपकी बाइंग लोअर लेवल की होती है, आपको स्पेशली एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ऑटोमेटिकली बैलेंस बन जाता है आपके बाइंग प्राइस का। लेकिन चलिए क्वेरीज ले लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और नीलेश हैं हमारे साथ। नीलेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। मेरे पास एसआईपी है 4000 की, तो उसमें मेरे पास एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी और पारक पारिक फ्लेक्सी कैप, ऐसे 1000 के मैंने 4 एसआईपी की हुई है। तो मैं 1 CR का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो मुझे जानना था कि फंड सही है या कुछ में कुछ चेंजेस करने चाहिए मुझे। तो आपने ये एसआईपीज कब स्टार्ट की हैं ये बताइए प्लीज। अभी 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। 4 फंड्स हैं, 4000 के एसआईपी, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का मिड कैप और आईसीसी प्रूव टेक है। तो बताइए, छोटा पोर्टफोलियो, साल भर पहले शुरुआत किया है, ठीक है। इनकी उम्र के हिसाब से 27 साल इनकी उम्र है, तो यंग इन्वेस्टर ही है। 15 ईयर्स है, 1 करोड़ का टारगेट है। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो के लिए? बिल्कुल नीलेश, देखिए आपका जो पोर्टफोलियो है सही है। आपने जो फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पर एक्सपोजर लार्ज कैप में काफी है, तो इसके थ्रू लार्ज कैप में आपको एक्सपोजर मिल रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप तो आपके पास अलग से है ही। साथ ही आपने टेक्नोलॉजी फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हालांकि अगर हम लंबे समय की बात करें तो डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर रहते हैं, क्योंकि जो सेक्टरल फंड्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेशित रहना चाहिए। लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपने किया हुआ है, बने रह सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी गिरावट है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो इस वक्त पर आप अगर और इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे वक्त में फायदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक 1 करोड़ का सवाल है, आपका जो टारगेट है,
अगर आप 4,000 रुपया महीना निवेश करते हैं और 12% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट करें, जो CAGR है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपको 28 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। यदि आप 4,000 भी कर रहे हैं और हर साल इसको 10% से बढ़ाते रहेंगे, स्टेप अप करेंगे, तो इस केस में 22 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको एक थोड़ा अमाउंट और बढ़ाना चाहिए, समय के साथ भी और अभी भी हो सके तो बढ़ाइए। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा कि पैसे की वैल्यू समय के साथ बहुत कम हो जाती है, घटती रहती है। यदि मैं 7% का इन्फ्लेशन यहां पर मान के चलता हूं, तो आपको बता दूं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 22 साल के बाद में आपके पास 1 करोड़ रुपए बन पाएंगे यदि आप 10% से बढ़ाते हैं इसको। लेकिन 22 साल के बाद भी इसकी जो वैल्यू है 1 करोड़ की, वो रह जाएगी 22 लाख के आसपास। तो इसके लिए आपको मतलब 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए भी बढ़ाने चाहिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बन सके और भविष्य में जो आपके लक्ष्य हैं वो पूरे हो सके। ठीक है, तो आपके लिए सजेशन सही है। आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स आपने चुनी हैं उनमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए धीरे धीरे। स्टेप अप SIP हम हमेशा सजेशन देते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ करनी ही चाहिए, और SIP बढ़ाएंगे तो 20-22 साल में अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे। अगले सवाल लेंगे। अगला सवाल हमें ईमेल के थ्रू सिद्धाराम विभूति ने भेजा है। 30 साल इनकी उम्र है, 5,000 की इनकी SIP चल रही है, 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो अगर देखें तो उसमें टाटा डिजिटल है, ICICI प्रूटेक, DSP मिड कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप और एक्सिस स्मॉल कैप हैं। 1000 ईच ये 4 फंड्स में डाल रहे हैं और 5,000 के आसपास की टोटल SIP। क्या सजेशन है इनके लिए? बिल्कुल, देखिए दीपाली, सिद्धार्थ के पोर्टफोलियो में अगेन 2 सेक्टोरल फंड हैं, टाटा डिजिटल और ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। और हमेशा जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि जब आप डाइवर्सिफाइड फंड की बात करें तो उसमें सभी सेक्टर्स होंगे, तो अलग से सेक्टरल फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी किसी सेक्टर में अगर आपको लगता है कि यहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में, तो थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है। बट आपने 2 फंड लिए हुए हैं, तो मेरी सलाह होगी कि इसमें से कम 1 फंड को आप अगर बंद कर दें तो वो बेहतर होगा, और उसकी जगह पर आपके पास, क्योंकि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सभी तरह के फंड्स आपने लिए हुए हैं, तो यहां पर बस यही कहना होगा कि आप जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वहां पर एक्सपोजर बहुत कम है, आप 200 रुपीज की ही SIP कर रहे हैं और बाकी फंड्स में 1000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, तो वहां पर SIP अमाउंट को बढ़ाइए ताकि आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में सेम एक्सपोजर रह सके। दूसरी बात यह है कि 1 करोड़ का आप टारगेट लेके चल रहे हैं और 20 साल का, तो मैं अगेन आपको कहूंगा कि पहली बात तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल में, अगर मैं 12% का CAGR एज्यूम करता हूं तो करीब 39 लाख रुपीस बन पाएंगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, कम से कम हर साल 10% से तो बढ़ाते रहें, जो हम बात करते हैं स्टेप अप करने की, तो 10% से स्टेप अप कीजिए उसको। और अभी इस वक्त पर भी आप अगर 4,000 कर रहे हैं, इसको बढ़ाकर कम से कम 5,500 कर दीजिए, तब ये लक्ष्य अचीव हो पाएगा। और जैसे मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी कहा था कि समय के साथ इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, और आपकी भी बात करूं कि अगर 20 साल के बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी वो करीब 26 लाख के आसपास ही रह जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर और बढ़ाइए। ओके, चलिए, तो थोड़े से बदलाव आपको पोर्टफोलियो में करने पड़ेंगे। स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर बढ़ाइए, एक्सेस स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में है ही, उसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं एलोकेशन, और 5500 के आसपास के SIP करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली इंक्रीज कीजिए, बाकी पोर्टफोलियो पर तो राय दी ही गई है। अजय और हैं हमारे साथ, इन्होंने भी ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 52 ईयर्स इनकी एज है और इनकी जो मौजूदा SIP है वो 17,000 के आसपास की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 13 लाख रुपए, और 2030 तक 60 लाख का इनका टारगेट है, यानी 2030 तो यानी अब से 8 साल बाद ये 60 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। फंड्स इनके पास हैं HDFC टॉप 100, HDFC का हाइब्रिड इक्विटी, SBI का ब्लू चिप, मोतिलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, UTI फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप इनके पास है। 2000 to 3000 ये ईच फंड में डाल रहे हैं। तो बताइए, फिलहाल एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 13 लाख, 17,000 की SIP, 60 लाख का टारगेट अब से 8 साल बाद, फंड्स का चुनाव कैसा है, क्या सजेशंस हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्योंकि पहले से ही 13 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं और अभी भी जो SIP कर रहे हैं उसके हिसाब से ये
मुमकिन लगता है कि 60 लाख रुपीज इकट्ठा हो पाएंगे, लेकिन थोड़े से बदलाव की मैं थोड़ा सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप में 2 फंड हैं, HDFC टॉप 100 और साथ ही SBI ब्लू चिप फंड। तो मेरी सलाह होगी कि एक लार्ज कैप को यहाँ पर ये बंद कर सकते हैं, उसकी जगह पर, क्योंकि पोर्टफोलियो में मिड कैप मिसिंग है, तो एक मिड कैप फंड यदि ऐड करें तो बेहतर होगा। क्वांट मिड कैप फंड लेने की मैं सलाह दूंगा, उसे ये ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव है। और बाकी वैसे क्योंकि हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक, अगर मैं स्पेशली अपनी बात करूं तो 12% का CAGR लेकर मैं कैलकुलेट करता हूं इक्विटी में, लेकिन समय के साथ में यदि हो सके, आप पॉसिबल हो तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि रिटर्न थोड़े कम भी हो तो भी आपको गोल अचीव करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यानी आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़े से बदलाव यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। क्वांट मिड कैप फंड आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो में 2 लार्ज कैप है, एक ही लार्ज कैप रखिए, एक लार्ज कैप से आप निकल जाइए। तो एक मिड कैप फंड, एक लार्ज कैप फंड, इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। और तो थोड़े थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं आप अपने इस बाकी पोर्टफोलियो में, लेकिन फंड चॉइसेस के हिसाब से थोड़े चेंजेस आपको सुझाए गए हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज लेंगे, पंकज जी की से राय भी लेंगे और बताएंगे उनके टॉप 4 फंड्स भी, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ पंकज मटवाल मौजूद हैं जो आपके सवालों पर अपनी राय दे रहे हैं। और अगला सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अनूप कुमार ने। पंकज जी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किन फंड्स के साथ शुरुआत करें और किस तरीके का पोर्टफोलियो ये बनाए। 2-3 फंड्स इन्होंने अपने लिए सेलेक्ट भी किए हैं, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल का कोई फंड लेना चाहते हैं और एक SBI का कॉन्ट्रा फंड। इनफैक्ट ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी व्यूअर्स भी जो हमारे देख रहे होंगे उनको भी मदद मिलेगी पोर्टफोलियो क्रिएशन में। तो अगर कोई बिगनर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो वो किन बातों का ख्याल रखे, किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करे, कौन कौन सी कैटेगरीज इनिशियली चुने और क्या स्ट्रैटेजी रखे? बिल्कुल दीपाली, देखिए यहाँ पे जो फंड्स के नाम बताएं, बल्कि ये ICICI प्रूडेंशियल मतलब फंड हाउस का नाम है, स्कीम कौन सी है, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह से HDFC कॉन्ट्रा कोई फंड नहीं है। हाँ, SBI कॉन्ट्रा फंड जरूर है और वहां पर अगर निवेश किया हुआ है तो कर ठीक है, और अगर सेलेक्ट की हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कैसे चुनाव करना चाहिए, दीपाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करने चाहिए। इससे मालूम चल जाता है कि आपके पास कितना समय है उन गोल्स को अचीव करने के लिए और वो गोल किस तरह के हैं। क्योंकि अगर लंबा समय है तब आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत लंबा समय है तो उसमें आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा ले सकते हैं। यदि शॉर्ट टर्म है तो फिर ऐसे में आपको डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए गोल तय करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही स्कीम्स का चुनाव आप कर पाएंगे। साथ ही इन्वेस्टर का जो रिस्क एपेटाइट है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार चाहे समय बहुत लंबा हो लेकिन निवेशक घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे निवेशकों को फिर ऐसी स्कीम्स में जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है वहां पर निवेश कम करना चाहिए। अदरवाइज होता यह है कि वो शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बहुत ही जल्दी बंद भी कर देते हैं। तो इसके लिए गोल तय करना, अपने रिस्क एपेटाइट को समझना और ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का उसको जानना, ये बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं अनूप कुमार का जो सवाल है कि शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो मेरी सलाह यह है कि यदि लंबे समय की आप बात कर रहे हैं तो फिर आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश अधिक करना चाहिए। आप साथ में जो भी दूसरी स्कीम्स हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो या फिर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो यहां पर जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसकी मैं सलाह दूंगा। ये एक अच्छा फंड है जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों एक फंड में आपको मिल जाते हैं। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि ऐसा फंड जो कि वेल डाइवर्सिफाइड है और जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किस तरह से एलोकेट करना है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी में एक अच्छा फंड होगा। और साथ ही एक मिड कैप फंड भी होना चाहिए लंबे समय के लिए, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, इसकी मैं सलाह दूंगा। और साथ ही एक फंड होगा कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। तो इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। और SBI कॉन्ट्रा क्योंकि आपने अपने आप सेलेक्ट किया हुआ है तो भी एक अच्छा फंड है, कॉन्ट्रा स्टाइल है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है।
ओके अच्छा, एक चीज और बताइए। इनफैक्ट पंकज जी ने तो काफी डिटेल में चीजें बता दी हैं आपको कि किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। स्मॉल कैप में भी आपको चॉइसेस बता दी हैं, मिड कैप में भी 2-3 नाम लिए हैं। आईसीआईसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप तो है ही, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आप चुन सकते हैं, कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं। लेकिन पंकज जी एक चीज और क्विकली, अगले कॉलर पर बढ़े उससे पहले, अगर कोई बिगनर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, आपने बताया डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन एक चीज और, जब आप लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं तो कितने टाइम बाद पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, कब लुक बैक करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो पर कि कुछ बदलाव की जरूरत है फंड परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर या नहीं? बिल्कुल। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेली तो अपने पोर्टफोलियो देखें ही ना आप, क्योंकि कई बार स्टॉक्स की तरह म्यूचुअल फंड की एनएवी को भी इन्वेस्टर्स देखते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एवरी 6 मंथ में एक बार पोर्टफोलियो का रिव्यू करना सही है। लेकिन रिव्यू करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको वहां पर चेंजेस करने हैं, लेकिन ध्यान रखिए, और साल में एक बार आपको ऐसा लगता है कि फंड की परफॉर्मेंस बिल्कुल सुधर नहीं रही है, या फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से आप वो जो उम्मीद आप करके चल रहे थे वो नहीं पूरी हो पाएगी या नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, या फिर आपके अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है, तो तब आपको कुछ डिसीजन लेने चाहिए। तो 6 मंथ में एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, और बहुत ज्यादा जरूरत ना हो बदलाव की तो साल में एक बार ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चेंजेस कर रहे हैं वहां पर आप करें। ओके चलिए, तो इन बातों का ख्याल रखिए और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। ना ही सिर्फ ये अनूप कुमार के लिए सलाह थी, बाकी उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। चलिए अगला सवाल लेंगे। अंकित ने सवाल भेजा है, फोन लाइन पर है हमारे साथ। अंकित नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। इनफैक्ट माफ कीजिए, अंकित फोन लाइन पर नहीं है, उन्होंने एसएमएस के थ्रू डिटेल्स हमें भेजी, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन डिटेल्स के बेसिस पे सवाल ले लेते हैं। फिलहाल जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें 20,000 की एसआईपी उनकी चालू है, और फिलहाल एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5.8 लाख रुपीस। 32 साल में 30 करोड़ का टारगेट है, तो टारगेट तो इनका काफी अग्रेसिव है। ये 3 करोड़ में हो सकता है, बट 30 करोड़ मान के चलते हैं। चलिए उसी हिसाब से इनको राय देते हैं, बातचीत हो पाती तो क्लैरिटी मिलती। क्या सजेशन रहेगा, ये जानना चाहते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना और एडिशनल इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और अगर ये हर साल 10% एलोकेशन इंक्रीज भी करते हैं तो भी क्या ये अपने गोल को हासिल कर सकेंगे या नहीं। अब मैं पोर्टफोलियो इनका बता देती हूँ। इनके पास 5 फंड्स हैं, पराग पारिक टैक्स सेवर, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट टैक्स प्लान, इन तीनों में 5-5 हजार की एसआईपी है इनकी। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 2,500, कैनरा रोबोको में स्मॉल कैप में 2,500 है। तो 2-2.5 हजार की एसआईपी मिड और स्मॉल में है, बाकी एक्टिव टैक्स फंड्स में 15,000 की एसआईपी चल रही है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा? दूसरी बात, 30 करोड़ का टारगेट हासिल करने के लिए क्या कुछ करना होगा इन्हें? दीपाली, देखिए मुझे लगता है कि ये 30 करोड़ ही शायद लेकर चल रहे होंगे, 3 करोड़ नहीं। और वो सही भी है, क्योंकि ये बात करें 30 साल की, तो 32 साल की, बल्कि 32 साल के बाद इनको 30 करोड़ रुपए इकट्ठा करने, शायद इनकी एज जो है वो काफी कम होगी मेरे हिसाब से। फोन पे होते तो हम जान सकते थे। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें, जो स्कीम्स हैं वो सारी अच्छी हैं, बिल्कुल में बने रहें, ये इनको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक सवाल है 32 साल में 30 करोड़, तो 20,000 रुपए का निवेश हो रहा है, तो 10% नहीं, हर साल इनको 13% से स्टेप अप करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को, ताकि ये अचीव कर सके। दीपाली, एक बात और कहूंगा कि 30 करोड़ का नंबर सुन के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है। डेफिनेटली 30 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन क्योंकि 32 साल की बात हो रही है, और मैं आज शुरुआत से ही 2 बार पहले भी कह चुका हूं कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और मैंने कैलकुलेट किया यहां पर, यदि हम देखें कि 7% का महंगाई दर हो, तो 32 साल के बाद 30 करोड़ की जो वैल्यू है वो आज के लगभग 3 करोड़ 44 लाख के आसपास होगी। तो यदि कोई व्यक्ति आज की बात करे कि 3.5 करोड़ रुपए उसके पास है, रिटायर होना चाहता है, तो सही अमाउंट है। तो 32 साल के बाद भी 30 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं होंगे, वो सही होंगे। तो इसके लिए उन्हें प्लानिंग जो कर रहे हैं अंकित, तो सही कर रहे हैं। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 13% से स्टेप अप करना चाहिए। ओके चलिए, तो 23 करोड़ का टारगेट तो मौजूदा एसआईपी से आप हासिल कर सकते हैं।
बाकी रही बात आपके 30 करोड़ के टारगेट की, तो उसके लिए आपको 13% के आसपास का एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा 10% की बजाय, जो कि आई एम श्योर आप कर सकते हैं जब इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। तो बाकी जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें वो अच्छी हैं, उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। कैनरा रोबो को फ्लेक्सी स्मॉल कैप में आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। यानी पंकज जी, जो पोर्टफोलियो इनका मौजूदा पोर्टफोलियो है इसमें सिर्फ बाकी फंड्स में बने रहें, क्योंकि 2 टैक्स फंड्स भी हैं, एक मिड कैप है। स्मॉल कैप में आपने कहा है कि एलोकेशन बढ़ाएं, जो ये 13% एनुअली इंक्रीज करेंगे एलोकेशन, वो पूरा स्मॉल कैप में डालें, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये दीपाली टैक्स सेवर में तो उतना ही करेंगे, इतनी जरूरत है उनको, क्योंकि टैक्स सेविंग के लिए 1.5 लाख की ही लिमिट होती है डिडक्शन क्लेम करने के लिए, तो उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि 32 साल का नजरिया है तो ऐसे में स्मॉल कैप में बढ़ाएंगे तो बेहतर है। तो फिलहाल तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप में बढ़ा लें, लेकिन क्योंकि हम हर साल की बात कर रहे हैं तो हर साल बाकी जो फंड हैं जैसे कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है उसमें बढ़ाया जा सकता है, और क्वांट एक्टिव फंड है उसमें भी निवेश को बढ़ाया जा सकता है। तो एक ही स्कीम में नहीं, थोड़ा सा इसमें ज्यादा करें, क्योंकि स्मॉल कैप की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि लंबा वक्त है, लेकिन बाकी स्कीम्स में भी थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर जो अमाउंट बढ़ना है वो 13% से बढ़ना चाहिए, तब ये अपना 30 करोड़ का जो टारगेट है उसको अचीव आसानी से कर पाएंगे। तो मौजूदा फंड्स के साथ बने रहिए। एलोकेशन इंक्रीज आपको पहले स्मॉल कैप में करना है, साइजेबल इंक्रीज हो जाए तो आप मिड कैप फंड जो आपके पास पीजीआईएम का है और साथ ही जो क्वांट का एक्टिव फंड है वहां फर्दर एलोकेशन इंक्रीज आप कर सकते हैं। गोल आपका अचीव होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन चलिए आप टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं पंकज जी के, कौन से फंड्स वो निकाल कर लाए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। बताइए पंकज जी, कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं? दीपाली, वैसे तो आज मैंने इन फंड्स का जिक्र पहले भी कर दिया, क्योंकि व्यूअर का क्वेश्चन ऐसा था कि नए इन्वेस्टर के हिसाब से जानना चाह रहे थे, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो यहां पर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एंड लार्ज एंड मिड कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पर मिनिमम 35% लार्ज कैप में और मिनिमम 35% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा। बाकी का जो 30% है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं उन्हें कहां पर करना है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। साथ ही एक वेल डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड जी, और स्मॉल कैप में कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। तो ये 4 फंड्स होंगे जो मेरी चॉइस के टॉप फंड रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 फंड्स हैं पंकज जी की चॉइसेस, जिनका नाम इन्होंने शो के दौरान पहले भी जिक्र किया है। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, कैनरा रोबो स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप। शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए, अपने सवाल हमारे व्यूअर्स के सवालों पर अपनी राय देने के लिए, साथ ही अपने पिक्स भी शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर, ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।